नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडू क्षेत्र। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। मित्रों, कोरोना काल क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जहां एक तरफ पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को फेस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसीज़ इस पेंडेमिक के समक्ष काफ़ी रिजिलियंस दिखाकर नई ऊंचाइयों को छू रही थी। क्रिप्टो करेंसी जहां एक तरफ लोगों को एम्पावर कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न रेगुलेटरी एजेंसीज के सामने चैलेंजेस भी उत्पन्न कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में क्रिप्टो इकोनॉमी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं वो क्रिप्टो करेंसी का निर्बाध संचार होने देती हैं या फिर इनको रेगुलेट करती हैं। इस संदर्भ में ये समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज असल में है क्या और किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के एक टूल के रूप में उभर सकती है। साथ ही जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन में क्या चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को किस प्रकार से ओवरकम किया जा सकता है और इन चैलेंजेस को ओवरकम करके क्रिप्टो करेंसीज के पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज न केवल इकोनॉमिक बल्कि सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव डाल रही है। मित्रों, क्रिप्टो करेंसीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले मनी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मनी की परिभाषा मनी के तीन महत्वपूर्ण उपयोगों के माध्यम से समझी जा सकती है। पहली, मनी करेंसी के रूप में सामान खरीदने और बेचने का एक माध्यम है। दूसरा, मनी किसी भी वस्तु या सर्विस की वैल्यू को एक्सप्रेस करने का एक टूल है। उदाहरण के लिए अपने घर की वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए मनी का उपयोग करते हैं कि हाँ, ये 20 लाख का है या 30 लाख का। तीसरा, मनी वैल्यू को स्टोर करने का एक माध्यम है। जैसे यदि आज मैंने 2000 रुपये का काम किया, अब मनी के माध्यम से मैं 2000 को स्टोर कर सकता हूँ और फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ। कोई भी एंटिटी जो इन कार्यों को कर रही है या इन कार्यों को कर सके, उसे मनी का एक रूप समझा जाता है, जैसे कि चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, डिजिटल वॉलेट आदि। मनी को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लीगल टेंडर, यानी कि जो किसी भी जगह के कानून से मान्यता प्राप्त हो और उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि भारत में इंडियन रुपी, यूएस डॉलर आदि हैं। वहीं दूसरी है नॉन लीगल टेंडर, यानी कि वो मनी के रूप में यूज़ तो किए जा सकते हैं परंतु उनको किसी सॉवरेन एंटिटी की लीगल बैकिंग प्राप्त नहीं है, जैसे कि चेक, पोस्टल ऑर्डर आदि। मानव सभ्यता के शुरुआत से ही मनी का रूप निरंतर बदलता आया है। क्रिप्टो करेंसीज भी उसी सीरीज में मनी का एक रूप है। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक प्रकार की डिजिटल अथवा वर्चुअल मनी है जिसको क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर सिक्योर किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, इथीरियम, डोगेकॉइन, रिपल, लिटकॉइन आदि आती है। क्रिप्टो करेंसी का जन्म 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। इस क्राइसिस ने मॉनेटरी सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया था और करेंसी इश्यू करने की जो सेंट्रल बैंक्स की मोनोपोली हैं उस पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे समय में क्रिप्टो करेंसीज के आइडिया का जन्म हुआ ताकि सेंट्रल बैंक्स की इस मोनोपोली को तोड़ा जा सके और सभी सेक्शंस को एम्पावर किया जा सके। अब सवाल ये आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इनको कौन इशू करता है और कौन इनके अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखता है। क्रिप्टो करेंसीज इकोसिस्टम में तीन मुख्य कंपोनेंट्स हैं। पहला है जनरेशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन की। क्रिप्टो करेंसीज ऑनलाइन माइनिंग के माध्यम से जनरेट की जाती हैं। इसके लिए बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिसको ब्लॉकचेन भी कहते हैं, का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज माइनर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को सॉल्व कर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं और उसको ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। इसके लिए माइनर को क्रिप्टो करेंसीज के रूप में रिवार्ड मिल जाता है। एक बार इन क्रिप्टो करेंसीज का इश्यू हो जाने के बाद इनको ऑनलाइन ट्रेड किया जा सकता है
या फिर पीयर टू पीयर बेसिस पर शेयर भी किया जा सकता है। जहां पर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाती हैं वहां इसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, परंतु समझने के लिए ऐसा समझिए कि ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो यूनिक इन्फॉर्मेशन और साथ ही अपने आगे और पीछे के ब्लॉक की आइडेंटिटी को स्टोर करते हैं। अगर इस चेन में कुछ भी नया ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ये ब्लॉक तब तक चेन में ऐड नहीं हो सकता जब तक चेन के सारे यूज़र्स इस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई ना कर दें। ये प्रोसेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टेम्पर प्रूफ और काफ़ी सिक्योर बना देता है। मित्रों, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानने के बाद ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से ये क्रिप्टो करेंसीज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक इम्पोर्टेंट टूल साबित हो सकती है। क्रिप्टो करेंसीज की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हैं और एंटायरली वॉलंटरी हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से होते हैं वो पूरी तरह से इसके पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, न कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। और क्रिप्टो करेंसीज के सिस्टम को ज्वाइन करना या इसको छोड़ना ये भी पार्टिसिपेंट्स के ही हाथों में है। ऐसा सिस्टम न केवल लोगों के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए काफ़ी सारे लाभ उत्पन्न करता है। पहला, यह मिडलमैन यानी कि बिचौलियों को सिस्टम से हटा देता है। चूँकि क्रिप्टो करेंसीज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए किसी भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। परिणाम स्वरूप ट्रांजैक्शन की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ट्रांजैक्शन की गति नॉर्मल मॉनेटरी सिस्टम के मुकाबले काफ़ी फास्ट हो जाती है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही अच्छे तरीके से मनी का काम कर सकती हैं। चूँकि क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह से डिजिटल हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के माध्यम से ऑपरेट करती हैं, इसलिए ट्रेडिशनल मनी के मुकाबले इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से बिना किसी रुकावट के छोटे से छोटे अमाउंट से लेकर बड़े से बड़े अमाउंट का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। साथ ही ये फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता है और लीकेजेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तीसरा, क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजैक्शन तो किया जा सकता है पर उनका डुप्लीकेशन बहुत ही मुश्किल है। साथ ही क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ होने वाला क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन हर एक ट्रांजैक्शन को हर प्रकार के साइबर थ्रेट से सुरक्षित रखता है। चौथा, क्रिप्टो करेंसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करने में भी हेल्पफुल हो सकती है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि सेलो अपने मोबाइल बेस्ड ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हर्डल को समाप्त कर रिमोट एरियाज़ में भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही चूँकि क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन में आइडेंटिटी एनोनिमस रहती हैं, इसलिए ये फाइनेंशियल सर्विस की एक्सेस में होने वाले भेदभाव को भी समाप्त कर देता है। पांचवा, क्रिप्टो करेंसीज वर्तमान में उभर रही टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, खासकर फिनटेक इंडस्ट्री आदि को कॉम्प्लीमेंट कर ग्लोबल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर सकती हैं। इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से बिजनेस एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद तक बूस्ट किया है। सारांश यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी सारे तरीके से लोगों को एम्पावर करती हैं, परंतु क्रिप्टो करेंसीज का यही डिसेंट्रलाइज्ड नेचर अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न कर देता है। क्रिप्टो करेंसीज के उपयोग से अर्थव्यवस्था में मनी के फ्लो का कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटीज़ जैसे कि आरबीआई आदि के हाथों से निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप वो सारे काम प्रभावित होंगे जो सेंट्रल बैंक्स ट्रेडिशनली परफॉर्म करती आई है। इसका असर सेंट्रल बैंक की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि इन्फ्लेशन आदि को कंट्रोल करने की पावर पर पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के रूप में जब अल्टरनेट करेंसी अर्थव्यवस्था में मौजूद रहेगी तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की पावर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चुनौती आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसीज के मिसयूज़ को रोकने की है। चूँकि क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से एनोनिमस होते हैं,
इसलिए गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग आदि में इनके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से करीब 2.8 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। नेक्स्ट चैलेंज है क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस को रोकना। क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन की एनोनिमिटी के कारण टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए इंडिविजुअल्स के ट्रांजैक्शन और उनकी लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी इशू को मैनेज करना। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स पर हैकर्स और मेलिशियस यूजर्स का काफ़ी खतरा है। परिणाम स्वरूप सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर फेक क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करवाने जैसे कि फ्रॉड होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रॉड की स्थिति में यूजर्स के पास कोई सिस्टम नहीं है शिकायत करने के लिए। एक चैलेंज ये भी है कि कहीं टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस की कमी और सीमित इंटरनेट की उपलब्धता से कहीं क्रिप्टो करेंसी नई तरह का क्लास डिवाइड न पैदा कर दे। नेक्स्ट चैलेंज जियोपॉलिटिक्स में क्रिप्टो करेंसीज का वीपन की तरह उपयोग करने से संबंधित है। चूँकि क्रिप्टो करेंसीज का फ्लो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, इसलिए एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को अनस्टेबल करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न्स उठाए हैं कि क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कार्बन एमिशंस की बढ़ोतरी और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। यद्यपि एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल है, परंतु ये साफ है कि क्रिप्टो माइनिंग CO2 एमिशंस का एक इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज को सिस्टमिक चैलेंजेस भी उत्पन्न करती हैं, जैसे कि इसकी प्राइस में हाई वॉलेटिलिटी का होना और आम लोगों में इनके एक्सेप्टेंस में ट्रस्ट की कमी। मित्रों, अब अंत में सवाल ये आता है कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज के पोटेंशियल बेनिफिट और रेगुलेटरी चैलेंजेस के बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस बैलेंस को स्थापित करने के लिए कुछ अप्रोचेस फॉलो की जा सकती हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। चूँकि क्रिप्टो करेंसीज का लार्ज स्केल यूज़ एक नया फिनोमेना है, इसलिए ऐसे अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा जो निरंतर इवॉल्व होता रहे और साथ ही प्रॉब्लम्स को फिक्स करते रहे। साथ ही क्रिप्टो करेंसीज के सभी डायमेंशन को अच्छे से समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑपरेशन के एरियाज़ और पेमेंट मैकेनिज्म जैसे क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। दूसरा यह है कि सेंट्रल बैंक्स खुद की एक डिजिटल करेंसी इशू करें जिसको लोग पेमेंट के लिए यूज़ कर सकें। इस डिजिटल करेंसी के माध्यम से सेंट्रल बैंक ज़रूरत के समय मैक्रो इकोनॉमी में इंटरवेंशन कर सकती हैं। साथ ही ये डिजिटल करेंसी पेमेंट सिस्टम्स की अफोर्डेबिलिटी और स्पीड दोनों को बढ़ाने में सहायक साबित होगी। नेक्स्ट ये है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को किसी भी फॉर्म में अडॉप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें कर लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर बनाना, डिजिटल पेनिट्रेशन को और बढ़ाना, इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करना ताकि सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स क्रिएट किए जा सकें। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रदान कर सकता है जो कि अथॉरिटीज़ के एक सुदृढ़, समावेशी और इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम्स को क्रिएट करने में सहायक साबित हो सकते हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक और अन्य फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स ऐसे रेगुलेटरी सिस्टम्स को क्रिएट करिए जो कंपटीशन को बढ़ावा दें। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल एज के अनुसार ही आधुनिक मॉनेटरी पॉलिसी विकसित करनी होगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे इकोसिस्टम में काम कर सके जहां मल्टीपल करेंसीज इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही हो। सेंट्रल बैंक्स को अपने लिक्विडिटी ट्रांसमिशन फ्रेमवर्क जैसे कि रेपो ऑपरेशन आदि को भी उसी के अनुसार बदलना होगा। अंतिम है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। डिजिटल करेंसीज के क्लासिफिकेशंस पर इंटरनेशनल कंसेशन होना चाहिए ताकि क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन कंसिस्टेंट और इफेक्टिव तरीके से हो सके। सेंट्रल बैंक्स के फोरम जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मैं यही कहकर अंत करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सेंचुरी में उतना ही रेवोल्यूशनरी बताया जाता है जितना कि 20वीं सदी में इंटरनेट था। इसका रेवोल्यूशनरी होने का कारण है इसके द्वारा इंटरमीडिएट्स के रोल को कम कर देना
और इंडिविजुअल को इकोनॉमिकली एम्पावर करना। परंतु सेंट्रल अथॉरिटीज़ के रोल को ख़त्म कर देना भी घातक साबित हो सकता है। ऐसे में बेस्ट वे फॉरवर्ड यही होगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ को अडॉप्ट कर लोगों को एम्पावर किया जाए और साथ ही इन डिजिटल करेंसीज़ का इफ़ेक्टिव रेगुलेशंस कर सिक्योरिटी भी इंश्योर की जा सके, और इसका जवाब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।